मैं हूं अमित कुमार और स्वागत है आपका अनटोल्ड हिस्ट्री में। आज हम जानेंगे कि राजा पोरस प्राचीन भारत के एक दमदार और बहादुर राजा थे। वो पंजाब में झेलम नदी के किनारे एक बड़े से राज्य के राजा थे। उनका राज्य बहुत बड़ा और अमीर था। पोरस एक मस्त योद्धा और बढ़िया रणनीति बनाने वाले थे। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोग बड़े गर्व से सुनाते हैं। मेरा राज व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। हमारी सेना बहुत स्ट्रांग थी। हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक सब थे। मैं अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा और दयालु राजा था। मेरे राज्य में सब सुख चैन से रहते थे। पोरस का नाम सिकंदर के साथ हुए युद्ध के लिए हमेशा याद किया जाता है। ये युद्ध पोरस की बहादुरी और सिकंदर की महत्वाकांक्षा दिखाता है। पोरस ने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी। ये कहानी राजा पोरस के जीवन, उनकी बहादुरी और सिकंदर से उनकी लड़ाई के बारे में है। इसमें पोरस के राज और उनके योगदान के बारे में भी बताया जाएगा। राजा पोरस के बचपन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उनके जीवन के शुरुआती वर्षों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और इतिहासकारों के पास उनके बचपन के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह एक रहस्य बना हुआ है कि वह किस प्रकार के वातावरण में पले बढ़े और उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभव कैसे थे। उनके जन्म, माता पिता और बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनके माता पिता कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनके माता पिता का नाम और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अज्ञात है। यह भी संभव है कि उनके परिवार ने उन्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया हो, जिससे वह एक महान योद्धा और राजा बन सके। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो पुरुवंश के क्षत्रिय राजा थे। पुरुवंश एक प्राचीन और प्रतिष्ठित वंश था जो अपने वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। पोरस ने इस वंश की परंपराओं को आगे बढ़ाया और अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाया। उनके पूर्वजों ने पंजाब में एक बड़ा राज बनाया था। यह राज्य एक विशाल और समृद्ध क्षेत्र था जो अपनी उर्वर भूमि और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। पोरस ने अपने पूर्वजों की इस विरासत को संभाला और इसे और भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। मेरा राज झेलम और चेनाब नदियों के बीच था। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसकी उर्वर भूमि और जल संसाधनों के कारण भी महत्वपूर्ण था। यहाँ की नदियां और उपजाऊ भूमि ने हमारे राज्य को कृषि और व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया था। ये जगह बहुत उपजाऊ थी, जहाँ खेती बाड़ी मुख्य काम था। हमारे राज्य के लोग मेहनती किसान थे जो अपनी भूमि से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। यहाँ की उपजाऊ भूमि ने हमें अनाज, फल और सब्जियों की प्रचुरता प्रदान की, जिससे हमारे राज्य की समृद्धि और भी बढ़ गई। व्यापार भी हमारे राज्य के लिए इम्पोर्टेंट था। हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति ने हमें व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। यहाँ के बाजारों में विभिन्न प्रकार के सामान और वस्त्र मिलते थे जो दूर दूर से व्यापारी लाते थे। हमारे राज्य के व्यापारियों ने भी अन्य राज्यों और देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। मेरा राज्य अपनी अमीरी और सेना के लिए फेमस था। हमारे राज्य की समृद्धि और संपन्नता ने हमें एक मजबूत और शक्तिशाली सेना बनाने में मदद की। हमारी सेना में न केवल पैदल सैनिक और घुड़सवार थे, बल्कि हाथी भी थे जो हमारी सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। पोरस एक बढ़िया योद्धा और रणनीति बनाने वाले थे। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई। उनकी युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बना दिया। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। पोरस ने अपनी सेना को प्रशिक्षित और सुसज्जित करने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध के विभिन्न कौशल सिखाए और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया। उनकी सेना में हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। यह विविधता उनकी सेना को और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाती थी। हाथी उनकी सेना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हाथी उनकी सेना का सबसे पावरफुल हिस्सा थे। ये विशाल जानवर न केवल युद्ध में दुश्मनों को डराने के लिए उपयोगी थे, बल्कि वे भारी भार उठाने और युद्ध सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी सक्षम थे। पोरस के पास बहुत सारे ट्रेंड हाथी थे जो युद्ध में काम आते थे।
इन हाथियों को विशेष रूप से युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था और वे युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनकी उपस्थिति ने पोरस की सेना को एक अद्वितीय और शक्तिशाली बढ़त दी। मैं एक अच्छा और दयालु राजा था। मैंने हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए काम किया और उनके सुख दुख में साथ दिया। मेरे शासनकाल में मैंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा मिले। मैं हमेशा अपनी प्रजा की भलाई चाहता था। मैंने अपने राज्य के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहा। मेरे शासनकाल में मैंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा मिले। मेरे राज्य में सब खुश रहते थे। मेरे शासनकाल में लोग सुखी और संतुष्ट थे। मैंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा मिले। मेरे राज्य में लोग अपने जीवन का आनंद लेते थे और अपने काम में संतुष्ट रहते थे। मेरा राज अमीरी, सेना और अच्छे राजकाज के लिए जाना जाता था। मेरे शासनकाल में राज्य ने समृद्धि और शक्ति के नए आयाम छुए। हमारी सेना ने हमें सुरक्षित रखा और हमारी समृद्धि ने हमें एक मजबूत और स्थिर राज्य बनाया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में महान साम्राज्य उभर रहे थे और सिकंदर का सपना था कि वह पूरी दुनिया को जीत ले। वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था और भारत उसका अगला टारगेट था। भारत की भूमि उसके लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था जहां की संस्कृति और परंपराएं उसे आकर्षित करती थी। सिकंदर पहले ही फारस, मिस्र और कई और जगह जीत चुका था। उसकी विजय यात्राएं उसे एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर चुकी थी। उसकी सेना बहुत स्ट्रांग और अनुभवी थी। उसके सैनिकों ने कई युद्धों में भाग लिया था और वे हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार थे। उनके अनुशासन और युद्ध कौशल ने उन्हें अजेय बना दिया था। मैंने भारत में आकर कई छोटे बड़े राज जीत लिए। हर विजय के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और मुझे यकीन हो गया कि मैं भारत को भी जीत सकता हूं। तक्षशिला के राजा आंभी से दोस्ती कर ली और उसकी मदद से आगे बढ़ा। आंभी ने मुझे अपने राज्य में स्वागत किया और मुझे अपने संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी। मुझे पता चला कि पोरस एक पावरफुल राजा है और उसे हराना आसान नहीं होगा। पोरस की सेना भी बहुत मजबूत थी और उसके पास युद्ध का व्यापक अनुभव था। सिकंदर ने पोरस के पास मैसेज भेजा कि वो बिना लड़े हार मान ले। उसने सोचा कि शायद पोरस लालच में आकर आत्मसमर्पण कर देगा। सिकंदर ने पोरस को लालच दिया कि अगर वो हार मान लेगा तो उसे राजा बना रहेगा। उसने पोरस को यह भी वादा किया कि उसके राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पोरस ने मना कर दिया। उसने सिकंदर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वह अपने सम्मान और अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ेगा। उसने कहा कि वो अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। पोरस का यह संकल्प उसकी दृढ़ता और साहस को दर्शाता था। पोरस के इस जवाब ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैंने सोचा था कि वह आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन उसकी हिम्मत ने मुझे चौंका दिया। मैंने अपनी सेना को झेलम नदी की तरफ जाने का ऑर्डर दिया। यह एक रणनीतिक कदम था क्योंकि झेलम नदी के पार पोरस की सेना तैनात थी। अब एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। यह युद्ध न केवल दो सेनाओं के बीच था, बल्कि दो महान योद्धाओं के बीच भी था, जिनके पास अपने अपने सपने और महत्वाकांक्षाएं थीं। सिकंदर की सेना ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सैनिक अपने हथियारों को तेज कर रहे थे और युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। हर कोई जानता था कि यह युद्ध निर्णायक होगा। दूसरी ओर पोरस भी अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें अपने देश की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। पोरस ने युद्ध से पहले देवताओं से आशीर्वाद भी मांगा। दोनों सेनाएं अब आमने सामने थीं। यह युद्ध इतिहास में दर्ज होने वाला था और इसके परिणाम स्वरूप एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। युद्ध का मैदान तैयार था और दोनों पक्षों के सैनिक अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। सूरज की पहली किरणों के साथ ही युद्ध का बिगुल बजने वाला था और फिर युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं ने पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर हमला किया। यह एक महाकाव्य युद्ध था जिसमें साहस, रणनीति और बलिदान की कहानियां लिखी जाने वाली थी। ये युद्ध रणनीति, बहादुरी और अपने नतीजों के लिए फेमस है। इस युद्ध ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया और इसे सदियों तक याद रखा गया। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध सिकंदर महान और भारतीय राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। झेलम नदी के किनारे मई 326 ईसा पूर्व में
सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। यह युद्ध न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी रणनीतिक जटिलताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे पास पैदल, घोड़े और तीरंदाजों की बड़ी सेना थी। हर सैनिक अपने कौशल में निपुण था और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। मेरी सेना बड़ी थी और हमारे पास अच्छे हथियार थे। हमारे पास तलवारें, भाले और ढालें थीं जो हमें दुश्मन के हमलों से बचाती थीं। हाथी युद्ध में बहुत काम आते थे क्योंकि वो दुश्मन की लाइंस तोड़ सकते थे। उनकी विशालता और शक्ति ने दुश्मन के सैनिकों में भय पैदा कर दिया। मेरी सेना छोटी थी लेकिन हमारे पास हाथी थे। ये हाथी हमारी सबसे बड़ी ताकत थे और उन्होंने कई बार युद्ध का रुख बदल दिया। युद्ध घंटों चला और दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी और हर पल रोमांचक था। पोरस की सेना ने भी डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। सिकंदर की सेना ने तीर चलाए। उनके तीरंदाजों ने दुश्मन की पंक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की। युद्ध शुरू होते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। हर सैनिक ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ लड़ाई लड़ी। हाथियों ने सिकंदर की सेना में भगदड़ मचा दी। उनकी विशालता और शक्ति ने दुश्मन के सैनिकों को भयभीत कर दिया। मैंने हाथियों से दुश्मन की लाइंस तोड़वाई। उनकी ताकत और आक्रामकता ने दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ दिया। मैंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अपनी रणनीति से सिकंदर को कई बार चकमा दिया। हर कदम पर मैंने अपनी योजना को बदलते हुए दुश्मन को चौंका दिया। फिर मैंने अपनी रणनीति बदली और हाथियों पर हमला करने का आदेश दिया। यह एक निर्णायक क्षण था जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। ये युद्ध बहादुरी और दिमाग की जंग थी और इसका नतीजा इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि केवल संख्या ही नहीं बल्कि रणनीति और साहस भी युद्ध जीतने के लिए महत्वपूर्ण है। अंततः सिकंदर ने पोरस को हराया, लेकिन पोरस की वीरता और रणनीति ने सिकंदर को प्रभावित किया। सिकंदर ने पोरस को सम्मानपूर्वक अपने राज्य का शासक बनाए रखा। हाइडेस्पीस का युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि साहस, रणनीति और सम्मान के साथ लड़ा गया युद्ध हमेशा याद रखा जाता है। इस युद्ध के बारे में कई प्राचीन ग्रंथों और दस्तावेजों में लिखा गया है। यह युद्ध न केवल एक सैन्य संघर्ष था, बल्कि यह दो महान नेताओं की बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक भी था। आज भी इतिहासकार और विद्वान इस युद्ध का अध्ययन करते हैं और इससे सीख लेते हैं। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि कैसे रणनीति और साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी इस युद्ध को पढ़ाया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले सकें और इतिहास की महानता को समझ सकें। वीरता और रणनीति का संगम, हाइडेस्पीस का युद्ध, हमेशा के लिए इतिहास में अमर रहेगा। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि सच्ची वीरता और बुद्धिमत्ता कभी नहीं मिटती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं अमित कुमार ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।